गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और हम लेक्चर 7 की तरफ चलते हैं आगे। और आज का टॉपिक है हमारा कलेक्टर मॉडुलेटर मेथड। ये आपका थर्ड मेथड है। इससे पहले हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था। मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा लेक्चर 5 की। देख सकते हैं स्टार्ट किया था मैम ने। और हाँ, मैम इस समय कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे गई हुई हैं, इसलिए उनके कुछ टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो अपने कोर्स के लिए रिगार्डिंग। और ये जो लेक्चर था इसको स्पेशली मैंने इसलिए भी उठाया है कि इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी यूज़ होने वाला है। आप जो ईडीसी पढ़े हैं, एम्पलीफायर वगैरह, उससे कई कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो दोनों रीज़न से मैं इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है, देखते हैं। तो देखिए, स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर एंड बैलेंस मॉडुलेटर ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कलेक्टर मॉडुलेटर मेथड। ठीक, तो इसमें एक चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले जो भी दोनों मेथड थे हमारे, स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर एंड बैलेंस मॉडुलेटर, ये हमारा लो लेवल एम था। लो लेवल एम मतलब मॉडुलेशन तो हो रहा था, आउटपुट पे आपको मॉडुलेशन तो मिल रहा था, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं था। समझ रहे होंगे आप। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में आपको क्या है, अच्छे पावर की एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव चाहिए। इसके लिए आपको एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए अपना एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव जनरेट करेंगे। ओके, तो सवाल ये उठता है कि कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करें हम, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, और क्योंकि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सबकी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पावर एम्पलीफायर की बेसिक्स को भी समझेंगे। ठीक, लेकिन पहले हम सर्किट पे फोकस करते हैं कि कैसा है सर्किट। तो जी हम देखिए, कलेक्टर मॉडुलेटर मेथड की सर्किट मैंने पहले ही बना रखी है, मैं उसको लेके आऊँगा। ठीक, लेकिन हम खुद से ड्रॉ करते हैं एक बार। देखिए, हम एक ट्रांजिस्टर बनाएं। बेस्ट होता है आपके लिए कौन सा मेथड, कॉमन इमीटर। ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, कोई दिक्कत इसमें। और आपको पता है सबसे बढ़िया बायसिंग कौन सी होती है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग कर लेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। कंपनसेशन के लिए आर ई लगा लिया। ये सब ट्रांजिस्टर की बेसिक्स है। यहाँ हमने आर ई यूज़ किया। वेट मैं से चेंज करता हूँ, इमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे R1, R2, VCC। ये तो है एक सिंपल ट्रांजिस्टर। ओके, और यहाँ पे हम इनपुट पे देने वाले हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है। एक चीज़ को समझिए, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट ऑडियो एम्पलीफायर, दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर। ओके, और क्लास सी एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है उस पर हम यूज़ करते हैं क्या, एक टैंक सर्किट। क्या यूज़ कर सकते हैं, टैंक सर्किट। ये बन गई आपकी सिंगल टैंक सर्किट, C1 L1। नाम क्या है, कलेक्टर मॉडुलेटर मेथड। कलेक्टर कहाँ है, ये कलेक्टर है। तो कलेक्टर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम कलेक्टर पे लगाते हैं अपना मॉडुलेटिंग सिग्नल, अपना मैसेज सिग्नल, विद द हेल्प ऑफ अ मॉडुलेशन ट्रांसफार्मर। हम मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे मॉडुलेशन ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक, यहाँ हो गया VCC। और आज हम देखेंगे कैसे जनरेट होगी हमारी एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव। ठीक है, यहाँ पे है माइक लगा दिया, हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक, यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ मॉडुलेटिंग सिग्नल हो गया, कैरियर सिग्नल हो गया। और आउटपुट पे यहाँ पे हम ले लेंगे मैसेज,
sorry for that, modulating signal, that is our message signal, and carrier signal. आउटपुट कहाँ लेंगे हम? कलेक्टर से. सर्किट डायग्राम में यहाँ पे एक टैंक सर्किट यूज किया है और यहाँ पे हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं डबल टैंक सर्किट. L2 C2 लोड रेजिस्टेंस RL, यहां मिल गया आपको AM. ठीक है, सर्किट कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है. आपका मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल आपस में डिस्टर्ब ना हो, कैरियर जो है मैसेज को डिस्टर्ब ना कर दें, इसलिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर मैसेज को डिस्टर्ब ना करें. एक एक चीज इसमें समझने वाली है. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बना? दिस इज यूज फॉर हाई लेवल AM. ओके, अब हियर वी यूज क्लास C एम्पलीफायर, क्लास C ट्यून्ड एम्पलीफायर. अब सवाल ये होता है कि क्लास C एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम क्लास A क्लास B नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप क्लास C एम्पलीफायर समझ गए तो इसमें तो बस मैसेज का वेरिएशन है और आपका AM मिल जाएगा. तो थोड़ा सा हम बेसिक लेंगे तो पावर एम्पलीफायर का. तो हेडिंग पड़ गई बेसिक्स ऑफ पावर एम्पलीफायर. पावर एम्पलीफायर की बात करें तो हम ट्रांजिस्टर की लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं. ये हो गई लोड लाइन. क्यू पॉइंट कहाँ पे है इस पर डिसाइड होता है कि हमारा एम्पलीफिकेशन कैसा है. अगर क्यू पॉइंट मिड में है और आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी फुल्ली वेरी कर सकता है. ठीक, ये एप्लीकेशन किसके लिए है? प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए. यहाँ पे लीनियरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं आएगा. इस एम्पलीफायर को बोलते हैं क्लास A एम्पलीफायर. समझ आ रहा है? लेकिन इफिशियंसी बहुत ही खराब होती है. इफिशियंसी मतलब आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर बहुत खराब होगा. ए के बाद क्या आता है? ये रीजन क्या था? एक्टिव रीजन. अगर जस्ट बी यहां पे करें तो यहां पे क्या होगा? अगर आप इनपुट दोगे यहां पे तो क्या होगा? हाफ साइकिल आपका कट जाएगा और हाफ साइकिल मिलेगा. यानी कि कह सकते हैं कंडक्शन जो होगा वो ओनली हाफ साइकिल के लिए होगा. और इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी बढ़ जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर हम क्यू पॉइंट को और कट ऑफ में रखें तो क्या होगा? कंडक्शन एंगल जो है अभी क्या होगा? हाफ ना मिलके कुछ हाफ का पोर्शन, यानी कि ऐसा, यानी कि कंडक्शन एंगल हो गया 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में. ठीक है, लेकिन इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी. मैंने एक डायग्राम आपको समझाने के लिए पहले बना रखा है. ये देखिए, कंडक्शन एंगल और क्लास A एम्पलीफायर फुल वेरिएशन, क्लास B 180 डिग्री वेरिएशन. ठीक है, क्लास C में क्या होता है? 180 टू 0 के बीच में वेरिएशन मिलता है. आउटपुट जो है 180 डिग्री से भी कम मिलता है, लेकिन इफिशियंसी लगभग 80% पहुंच जाती है. लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होगा. यानी कि क्लास C में क्या है? इफिशियंसी बहुत बढ़ गई, लेकिन डिस्टॉर्शन भी साथ में बढ़ गया. तो आप सोच रहे होंगे सर इफिशियंसी तो बढ़ गई, डिस्टॉर्शन अगर रहेगा तो हमें फ़ायदा क्या? देखिए, हमें यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं क्या? कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मेगाहर्ट्ज. तो मेगाहर्ट्ज है तो क्या है? आपका इनपुट कैसा है? इनपुट इज लाइक समथिंग
हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, पल्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। अगर आप यहां पे ऑडियो यूज करते लो फ्रीक्वेंसी तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होता, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, कम होगा। और सपोज समझिएगा बात को, ये फुल साइकिल, इस फुल साइकिल में आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसी के लिए इसको हटा दिए तो एक क्लास सी एम्पलीफायर बन जाता है। जब आउटपुट पे क्या मिलेगा, कैरियर सिग्नल मिलेगा, लेकिन हमने क्या लगा दी है, एक टैंक सर्किट लगा दी है। टैंक सर्किट क्या करती है, ऑसिलेट करती है। इस टैंक सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैरियर सिग्नल के अराउंड में रखते हैं। तो क्या होगा, समझिए बात को, हमें इस ड्यूरेशन का इनपुट मिल रहा है। जब इसे हम किससे पास करेंगे, टैंक सर्किट से पास करेंगे, तो क्या मिलेगा, एक साइनोसॉइडल वेव मिल जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच करेगी। तो फायदा क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट यूज करने की वजह से हम क्लास सी एम्पलीफायर यूज करने में सक्षम हो गए और साथ ही साथ हमारी इफिशियंसी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसीलिए बेटर क्या है कि हम हाई लेवल एम यूज करने के लिए क्या यूज करें, क्लास सी एम्पलीफायर। अगर आप क्लास ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो आपको फुल कंडक्शन तो मिलता लेकिन इफिशियंसी बहुत डाउन मिलती है। क्लास बी में क्या है 50-50% रहता है, लेकिन क्लास सी में क्या है, इफिशियंसी अच्छी मिल रही थी और हमारा यहाँ जो इनपुट है, जो हमारा कैरियर है, सिग्नल है, आपको पता होगा मॉड्यूलेशन में क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर लेते हैं। क्यों, ताकि एंटीना हाइट हमारी कम रहे। तो जब हमारे पास इनपुट हाई फ्रीक्वेंसी का अवेलेबल है तो क्यों ना हम क्लास सी एम्पलीफायर यूज करें। तो इसलिए हमने कौन सा एम्पलीफायर यूज किया है, क्लास सी एम्पलीफायर। और ये जो सर्किट दिख रहा है ये क्या है, ये आपकी क्या है, डबल ट्यून सर्किट है। अगर आप सिंगल ट्यून सर्किट यूज करते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन इसकी बैंडविड्थ कम होती है, तो बेटर क्या होता है, डबल ट्यून सर्किट यूज करना। ओके, तो आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको छुपाता हूं। अगर आप इसको भूल जाइए तो ये पूरी जो सर्किट है, कैरियर, दिस इज एंड दिस इज क्या, क्लास सी एम्पलीफायर। अब आप समझ रहे होंगे, तो क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में मैं लिख दूं, एक मिनट बने देगा। तो क्लास सी एम्पलीफायर का दो एडवांटेज, क्यों यूज किया, आरएफ के लिए यूज होता है और इसकी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत ही बेहतर होती है। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कैरियर सिग्नल बेस पे देंगे तो हमारे आउटपुट पे कैरियर सिग्नल मिलेगा जब तक हम कुछ भी अप्लाई ना करें। ये हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, कैरियर सिग्नल यहां पे दिया और आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, यहां पे क्या होगा, आउटपुट पल्स के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ट्यून सर्किट उसको फुल साइकिल में कन्वर्ट कर देगी। तो ट्यून सर्किट का महत्व समझ आ रहा है। ट्यून सर्किट के इनपुट पे क्या मिलेगा, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की मेगा हर्ट्ज की एक पल्सेटिंग वेव मिलेगी। इसको जब आप पास करोगे ट्यून सर्किट से, तो ट्यून सर्किट उसी फ्रीक्वेंसी की वेव आउटपुट पे दे देगी। तो क्या हो गया, आपने कैरियर सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, दिख रहा है। अगर आप केवल वीसीसी अप्लाई करते तो आपने कैरियर सिग्नल को क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूज करके आपने कैरियर सिग्नल को यहां पे प्राप्त कर लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एएम। तो क्या हमें कैरियर तो चाहिए नहीं था, हमें एएम चाहिए था। एएम का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी कि वो कैरियर जिसका एम्पलीट्यूड मैसेज के अकॉर्डिंग वेरी करे। तो वेरी सिंपल, हमने क्या किया, देखिए इसको मैं हटाता हूं। हमने क्या किया, देखिए आउटपुट की बात करें, पहले वी आउटपुट क्या था, वी आउटपुट था लगभग वीसीसी कॉस ओमेगा सीटी। हमने वीसीसी में क्या ऐड कर दिया, जो नया वीसी डैश है वो वीसीसी प्लस वीएम साइन ओमेगा टी, मैसेज सिग्नल को हमने सप्लाई में ऐड कर दिया। अब ये जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है, समझिए, इसका एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा तो कलेक्टर की सप्लाई
बढ़ेगी, कलेक्टर की सप्लाई बढ़ेगी तो कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जब वीएम का एम्पलीट्यूड घटेगा तो वीसी डैश भी क्या होगा, वीएम का मान घटेगा, वीएम बोले तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, तो वीसी भी घटेगा, वीसी घटेगा तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी घटेगा। यानी कि क्या हो गया, आपने कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी कर दिया अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ओके, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आउटपुट जो है अब वीसीसी ना होके वीसीसी प्लस वीएम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा सी टी। वीसी अगर कॉमन ले लीजिए आप तो वी आउटपुट हो गया वीसीसी 1 प्लस वीएम बटे वीसीसी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा सी टी, और यही हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, जिसमें यहां पे क्या कहते हैं, दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दिस इज द टोटल स्टोरी। ओके, फिर से समझ लेते हैं, समराइज करते हैं। टॉपिक क्या था, जनरेशन ऑफ एएम कलेक्टर मॉड्यूलेटर मेथड। हमने क्या यूज किया, क्लास सी एम्पलीफायर यूज किया, क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर यूज होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए और इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आपको हाई लेवल एएम चाहिए तो आपको हाई इफिशियंसी एम्पलीफायर चाहिए। इस सर्किट में अगर आप मैसेज को हटा दीजिए तो ये टोटली एक क्लास सी ट्यून्ड एम्पलीफायर है। आपने क्या किया, जहां वीसीसी सप्लाई है कलेक्टर पे, आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल को विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर वेरी किया। क्लास सी एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट पे लगे हुए सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ओके, आपने क्या किया, जो सप्लाई उसका एम्पलीट्यूड बननी थी उस सप्लाई पे आपने मैसेज सिग्नल को कपल कर दिया, ऐड कर दिया। उससे क्या हो गया, तो वीसी डैश है कलेक्टर का वोल्टेज है वो वीसीसी प्लस वीएम साइन ओमेगा टी हो गया। यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो मैसेज के अकॉर्डिंग में क्या करना, वेरी करने लगा। अब आप एएम का ग्राफ देखें ना, एएम में क्या होता है, अगर ये कैरियर है, अगर आप एएम कर देते हैं, यही तो एएम होता है, कैरियर को आपने एम्पलीट्यूड को बदल दिया मैसेज के अकॉर्डिंग। वेरी इजी मेथड, ठीक है। सर्किट देखने में कठिन है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप अगर क्लास सी ट्यून एम्पलीफायर बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, डबल ट्यून सर्किट क्यों यूज होती है, मैं भी उसको लिखता हूं। डबल ट्यून सर्किट इज यूज फॉर रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ नैरो बैंडविड्थ। जो सिंगल ट्यून सर्किट का जो बैंडविड्थ होता है वो F0 होता है, डबल ट्यून सर्किट का बैंडविड्थ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की कैरियर भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये टॉपिक अभी तक एक एक चीज को बहुत कम लोगों ने एक्सप्लेन किया, अभी तो मैंने किसी को नहीं फॉलो किया, काफी स्रोतों से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो आप डायग्राम को देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। काफी इजी है और खुद से पढ़िए। हाँ, वेट अ मिनट, समझाते समय सर्किट में कुछ छूट भी सकता है, ठीक है, छूट गया होगा, इसलिए हमने पहले से एक क्लियर सर्किट आपके लिए बना रखी है, ठीक है। इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसमें एक एक चीज क्लियर लिखी हुई है। वो सर्किट मैंने समझाते समय पूरी ड्रॉ की थी, लेकिन ये सर्किट जो है आपकी एक्चुअल सर्किट है, सुपाठ्य है, ठीक है। थैंक यू।